नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आधुनिक भारत की बात की जाए, मॉडर्न इंडिया की बात की जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई इवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई घटना है तो साहब वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज के इस क्लास के अंदर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे, साथ साथ में उसके पीछे जो कारण थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे साहब कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन व्यक्तियों का इसके अंदर योगदान था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साहब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कई जगहों पर इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये भी कहा जाता है। तो ये इतना बड़ा विशाल आंदोलन था जो पूरे के पूरे भारत को कवर करता है और इसका मेन मकसद क्या था, भारत में आज़ादी लेकर आना। किससे आज़ादी लेकर आना साहब, तो अंग्रेजों से आज़ादी लेकर आना। इसकी शुरुआत होती है 1885 में कांग्रेस की स्थापना से और ये चलता है जब तक हमें आज़ादी मिलती है, यानी 15 अगस्त 1947 तक। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि साहब इसकी जो शुरुआत है वो 1857 में जो भारत में क्रांति हुई थी, जो रिवोल्ट हुआ था, उससे इसकी शुरुआत हुई। पर ये पूरी तौर पे राष्ट्रीय भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के ऊपर इसका प्रभाव था। साथ ही साथ 1857 की क्रांति के अंदर समाज के सभी वर्गों का योगदान हमें देखने को इतना नहीं मिलता है। तो अपन ये तो क्लियर हो जाता है साहब कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1885 में कांग्रेस की स्थापना से। अब अपन चर्चा करते हैं इनके कारणों के ऊपर। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है साहब 1857 की क्रांति। देखो, जीवन में ना मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे, 1857 की क्रांति के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे झांसी की रानी या फिर बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। ये सारे व्यक्तियों ने इंस्पिरेशन दी किसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को। तो 1857 की जो क्रांति थी ना, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट घटना बन गई कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को लगा कि भैया जिस तरीके से हमने उस समय पर पूरी तरीके से विप्लव रिवोल्ट जो था वो ढंग से हो जाता तो अंग्रेज जो है उसी टाइम में ही चले जाते और जो है हमें आज़ादी मिल चुकी होती। तो पहला कारण तो ये हो गया साहब 1857 की क्रांति। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है साहब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। देखो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे क्या, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ। हम सभी को बताया साहब कि 19वीं और साथ साथ में 20वीं शताब्दी के अंदर होने वाले ऐसे आंदोलन जिनका मेन मकसद क्या था, जिनका मेन मकसद था कि भाई धर्म में और समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उनको कम करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको अपन कहते हैं साहब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इससे हुआ क्या भाई, इसने जो है जितने भी सामान्य लोग थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा, उनके अंदर अपने भारत के इतिहास को लेकर एक गौरव जो है उनकी भावना पूरी तरीके से अंदर भरी। और इसके अंदर कई सारे नेता थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया जिसे अपन राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं। और ये जो राजा राम मोहन रॉय साहब थे, इन्होंने बनाया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक इंपॉर्टेंट समाज जिसको अपन कहेंगे साहब ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं, लोगों को पूरी तरीके से जोड़ते हैं, धर्म में और समाज में जो कुरीतियां थी उनको कम करते हैं। और ये सारी की सारी सामाजिक घटनाओं से अब लोगों के अंदर साहब राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना आ रही थी। इस वजह से हम देखते हैं कि साहब राष्ट्रीय आंदोलन का एक और कारण है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब यहां पर यह भी बात ध्यान रखने की है कि राजा राम मोहन रॉय के साथ साथ में अन्य जो समाज सुधारक थे जैसे दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने स्वदेशी और स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया। तो भाई इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दे रहे थे, लोगों को राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के तौर पर लोगों के लिए जगा रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट कारण हो जाते हैं साहब राष्ट्रीय आंदोलन के। अब अपन तीसरे कारण की तरफ चलते हैं और इस पूरी के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो इंपॉर्टेंट पिलर था, जो स्तंभ था, वो था मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग। पर इस मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग ने ऐसा क्या किया जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, ये मध्यम बुद्धिजीवी जो वर्ग था ये शिक्षित था। इस मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरीके से पढ़ा लिखा था और ये चीजें जानता था साहब कि सही क्या है और गलत क्या है। साथ साथ में विश्व में और जो दूसरी एक्टिविटीज हो रही थी और जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही थी उसका ज्ञान इस मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग को पूरी तरीके से था। और भाई जब वर्ग पूरी तरीके से शिक्षित होता है तो उसके अंदर राजनीतिक चेतना तो होगी और उसी चेतना से हमें देखने को मिलता है साहब राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो जन्म लेता है। अब अपन चलते हैं साहब चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है साहब इतिहास का शोध। तो पहले इन व्यक्ति के बारे में बताता हूं और इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं। अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं और अंग्रेजों को भारत के ऊपर राज करना था। अब भैया अगर राज करना है तो उनको कानून बनाने पड़ेंगे, भाई बिल्कुल कानून बनाने पड़ेंगे। और अगर उनको कानून बनाने हैं तो उनको भारतीय समाज का ज्ञान होना चाहिए, और समाज का अगर ज्ञान चाहिए तो उस समाज के धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1784 के अंदर 1784 के अंदर एक संगठन बनाया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बने। ठीक है, कलकत्ता के अंदर इस संगठन की स्थापना करती है। अब ये संगठन करता क्या है, भारत के अंदर जितने भी पौराणिक ग्रंथ थे, जितने बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ थे, उनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया। और ट्रांसलेशन करके जो है, जब पूरी तरीके से ट्रांसलेशन हुआ तो ये ग्रंथ किसके पास पहुंचे, ये मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग के पास पहुंचे, जन सामान्य लोगों के पास पहुंचे। और उनको ये बात समझ में आई कि भारत का जो इतिहास है ना, वो तो गौरवशाली है भाई, बहुत ताकतवर था। हम तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है उनको लड़ना चाहिए, हमारा समाज कोई कमजोर थोड़ी है। और यही प्रेरणा का स्रोत किसके लिए बनता है साहब, राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर। ये व्यक्ति कौन है साहब, तो ये है विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। कौन है साहब, विलियम जोन्स। कौन है साहब, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन अपने को याद जाएगा साहब, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, कौन थे व्यक्ति स्थापना करने वाले, नाम याद रखेंगे साहब, विलियम जोन्स। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं और दूसरे कारणों की तरफ। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट कारण है साहब समाचार पत्र। तो देखो इस पॉइंट को समझो, अगर आज हमें कोई राष्ट्रीय चेतना जगानी है, हमें कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना है, तो क्या करेंगे साहब, इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट लगा देंगे, ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, एक ट्रेंड चलवा देंगे, अपन जो है व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे, ग्रुप्स में वो चीज़ें भेजेंगे, कई तरीके की सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। पर उस समय पे भैया व्हाट्सएप तो था नहीं कि भाई इतना बड़ा आंदोलन चलना है, अपने को राजनीतिक चेतना जगानी है, लोगों को अवेयर करना है, उन तक बात पहुंचानी है। तो उसके लिए क्या जरूरत, उसके लिए जरूरत पड़ी साहब समाचार पत्र की। क्यों, क्योंकि ये संचार का सबसे शानदार साधन था और एकमात्र अवेलेबल साधन भी था भैया, वो तो है ही, संचार का इंपॉर्टेंट साधन था। अब क्या हुआ कि जितने भी इंपॉर्टेंट राजनीतिक नेता थे, उन सब के अपने अपने अखबार थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक का अखबार था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राजा राम मोहन रॉय जो समाज सुधारक थे, उनका अखबार था। तो इन अखबारों ने लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करने की जो है वो कोशिश करी और लोगों को अंग्रेजों के बारे में बताया कि भैया ये हमारे साथ कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं, कितना ज्यादा खराब कर रहे हैं। ये अखबार की जो आपकी छोटी सी एक फोटो देखने को मिल रही है, ये सब बंगाल गजट का है, बंगाल गजट का। बंगाल गजट साहब इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है और इसके एडिटर कौन थे साहब, जेम्स हिकी। कौन थे साहब, जेम्स हिकी। तो ये अपने को याद रखना है, जेम्स हिकी पहला अखबार था बंगाल गजट। और अखबारों जब लोगों तक पहुंचे और अंग्रेजों के बारे में पता चला तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो जन्म लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साहब, अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है आर्थिक शोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे एक एक पॉइंट। देखो भाई, जब अपन बात करते हैं साहब आर्थिक शोषण की, तो अपने को पता है कि अंग्रेज जो है वो भारत में भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। पर ये बात किसने बताई, तो जो फोटो आपके सामने दिख रही है तो वो है हमारे दादा भाई नारोजी। कौन भैया, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने क्या किया भैया ऐसा, दादा भाई नारोजी ने ना एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है साहब आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत, इकोनॉमिक ड्रेन की जो थ्योरी, अपने इंग्लिश में अगर नाम सुना हो तो आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। ये कहता है कि जो अंग्रेज जो है, जो भारत से पैसा कमा रहे हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करने की जगह खुद के घर जो है वो लूट के ले जा रहे हैं, खुद के घर जो है वहां पर ले जा रहे हैं साहब, पूरा का पूरा पैसा इंग्लैंड ले जा रहे हैं। तो भारत की प्रोडक्टिविटी, भारत का ग्रोथ, भारत का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। ये बात बताती है साहब आर्थिक निष्कासन का जो है सिद्धांत, हमें ये बात बताता है। ये उन्होंने एक किताब के अंदर लिखा, उस किताब का नाम है साहब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट किताब है जो अपन को आर्थिक निष्कासन की थ्योरी के बारे में बताती। तो दादा भाई नारोजी से रिलेटेड फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, दादा भाई नारोजी एक इंपॉर्टेंट नेता तो थे, लेकिन साथ साथ पारसी समाज सुधारक भी थे। तो दादा भाई नारोजी ने एक इंपॉर्टेंट संगठन की स्थापना करी थी जिसका नाम है साहब रहनुमाई मजदयासन सभा, और उसका अखबार था रस्त गुफ्तार। इन दोनों फैक्ट को भी याद रखना। और साथ साथ में जब अपन दादा भाई नारोजी के बारे में बात करते हैं तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं हमारे प्यारे दादा भाई नारोजी। किताब कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और साथ साथ में आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारणों की तरफ, और वो है साहब प्रशासनिक और न्यायिक एकता। पॉइंट को ध्यान से समझना। भारत का साहब एकीकरण हो चुका था, क्यों, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब एक ही जो है वो आपको सरकार देखने को मिल रही थी। मतलब प्रत्यक्ष तौर पे तो आपकी अंग्रेजों की सरकार थी, और अगर अपन देखें साहब प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनको भी पूरी तरीके से अंग्रेज जो है वो कमांड करते थे। तो यानी पूरे के पूरे भारत के अंदर अब एक ही सरकारी ढांचा था, और उस सरकारी ढांचे को उठा रखा था ICS ने, इंडियन सिविल सर्विसेज ने।
अब भाई जब भारत का पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर एकीकरण हो गया तो भारत के लोगों की समस्याएं भी एक हो गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे बंगाल में अगर किसी को प्रशासनिक समस्या है तो सेम टू सेम वही समस्या मद्रास में भी होगी, क्योंकि भाई सरकार तो पूरी तरीके से कॉमन है। अब लोगों का आपस के अंदर जुड़ाव हुआ और जब समस्याएं एक होती है तो दुश्मन भी एक हो जाता है। दुश्मन कौन बना साहब? अंग्रेजी सरकार। साथ साथ में न्यायिक पॉइंट से देखें कि भाई जो हमें न्यायिक तौर पर परेशानियां थी वो कश्मीर में थी, वो कन्याकुमारी में भी थी, सेम सरकारें थी। तो इस वजह से अपन देख सकते हैं प्रशासनिक और न्यायिक एकता आने की वजह से समस्याएं एक हुई। समस्याएं एक होने की वजह से दुश्मन जो था वो एक बना, अंग्रेजी सरकार। आंदोलन कौन सा चलाया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट और अपने लास्ट इंपॉर्टेंट कारण की तरफ, वो है समकालीन यूरोपीय आंदोलन। देखो पहले विश्व में क्या हो रहा था वो कुछ पता ही नहीं चल पाता था, पर अब तो संचार के माध्यम बन चुके थे भाई, अखबार, मैगजीन्स, सारी चीजें जो है लोगों को पता चल रही थी। विश्व के अंदर जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भी कई सारे आंदोलन चल रहे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरिश आंदोलन, या फिर अगर अपन अंग्रेजों के अलावा अपन बात करते हैं तो इटली का एकीकरण भी हो रहा था। अब ये सारी की सारी घटनाएं ना हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेता थे उनको पता चल रही थी और उनको मोटिवेशन मिल रहा था साहब कि अंग्रेज जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही गलत नहीं कर रहे, वो तो आयरलैंड के अंदर भी गलत कर रहे। साथ साथ में और जो विश्व की घटना हो रही थी, इटली का एकीकरण हो रहा था, वो भी मोटिवेशन के तौर पर काम करी और लोगों को लगा साहब हमें भी यहाँ पर अपना एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाहिए। और ये सारे के सारे कारण थे आपके किसके? तो अपने को याद रखना है साहब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब साहब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई और मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पहले। पर कांग्रेस को पढ़ने से पहले अपने को यह भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस से पहले भी कोई ऐसे राजनीतिक संगठन बने थे, तो उनके बारे में अपने को चर्चा करनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से संगठन बने, किन्होंने बनाए, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो साहब 1885 में कांग्रेस से पहले कौन से भारतीय राष्ट्रीय, अगर अपन देखें कौन से संगठन थे जो पूरे के पूरे संगठन जो है कांग्रेस से पहले बनते हैं और राजनीतिक तौर पर उभर के आते हैं। तो देखते हैं साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी अपना पॉइंट है साहब कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन। एक एक संगठन के ऊपर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने को याद रखनी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संगठन। अब ये जो संगठन है ना, ये किसी न किसी विशेष वर्ग के लिए थे। आप इस पॉइंट को ऐसे समझो, जब हम कांग्रेस से पहले के संगठन की बात करते हैं तो उनके अंदर और कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि ये जो संगठन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए थे, किसी विशेष वर्ग के लिए थे, और कांग्रेस जो थी वो पूरे के पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए थी। तो अपन देखते हैं साहब कौन कौन से संगठन बने। सबसे पहला संगठन बनता है साहब 1838 के अंदर लैंड होल्डर सोसाइटी। बनाते कौन है साहब? द्वारकानाथ टैगोर। कौन बनाते साहब? द्वारकानाथ टैगोर। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी ये पहला राजनीतिक संगठन था। पहली चीज तो ये याद रख लो साहब, पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? लैंड होल्डर सोसाइटी। बनाया किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने। कब बनाया साहब? 1838 के अंदर इसको बनाया। ठीक है भाई, क्लियर है? अब समझो भाई ये पूरी की पूरी लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ये किसके लिए थी? तो नाम से ही पता चल रहा है साहब ये तो जमींदारों के लिए थी। किसके लिए थी साहब? ये जमींदारों के लिए थी, लैंड होल्डर्स के लिए थी, जमींदारों के लिए थी। ठीक है, जमींदारियों के लिए थी। राजनीतिक तौर पे पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? लैंड होल्डर सोसाइटी। याद कैसे रखोगे? अपने को याद रखना है साहब क्या? लैंड होल्डर द्वारका, LD, लैंड होल्डर द्वारका। द्वारका नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत तगड़ा लैंड होल्डर है। द्वारकानाथ टैगोर ने इस संगठन को बनाया, इतना याद रखना है पहली चीज। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट संगठन की स्थापना होती है साहब 1843 के अंदर। BBA बोले तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बनाते हैं कौन? तो द्वारकानाथ टैगोर साहब ही इसको बनाते हैं। ये जो पूरा का पूरा संगठन था ये आपका उच्च मध्यम वर्ग के लिए था। उच्च मध्यम वर्ग के लिए था, यानी अपर मिडिल क्लास के लिए था। और इस संगठन के अंदर द्वारकानाथ टैगोर के अलावा दो और व्यक्ति थे और उनकी ट्रिक ऐसे याद कर लो साहब, प्यारी जॉर्ज। क्या नाम याद रखोगे? प्यारी जॉर्ज। कौन प्यारी जॉर्ज? भाई प्यारीचंद मिश्र और साथ साथ में जॉर्ज थॉमसन। प्यारीचंद मिश्र और जॉर्ज थॉमसन। ठीक है भाई, 1843 में BBA बनाया किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने और प्यारीचंद मिश्र और जॉर्ज थॉमसन। क्लियर हो गई बात? चलो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे? यहाँ पे ये जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन हैं ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में बंगाल में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय की राष्ट्रीय जो चेतना थी, जो राजनीतिक चेतना थी, उसका सबसे बड़ा गढ़ था। और आगे जाके जब हम 1905 का बंग भंग आंदोलन पढ़ेंगे ना, तब हम यही देखेंगे कि इसी वजह से बंगाल को जो है वो डिवाइड किया। चलो
तो अपन देखते हैं साहब ये दोनों तो हो गए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संगठन आता है साहब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना करते हैं साहब देवेंद्र नाथ टैगोर और साथ साथ में राधाकांत देव। देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक फोकस टारगेट ग्रुप था वो थे साहब व्यापारी वर्ग। कौन सा साहब? व्यापारी वर्ग। तो अब आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे संगठन जो हैं वो किसी विशेष वर्ग के लिए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो बनाए गए हैं। अच्छा, इन दोनों के अलावा भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। एक का आपको नाम याद दिलाना चाहूंगा साहब, मनमोहन घोष। कौन थे? मनमोहन घोष जी। अच्छा, ये पहले बैरिस्टर थे साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक और नाम आएगा साहब, WC बनर्जी। अभी अपन कांग्रेस की स्थापना देखेंगे ना, तो पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं साहब? WC बनर्जी का आपको नाम याद रखना। इसके अलावा आ जाता है साहब 1866 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन बनाता है भैया? दादा भाई नारोजी बनाते हैं। इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का काम था कि भाई जो अंग्रेजी संसद थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था और जो ब्रिटेन के आम लोग थे, उनके साथ संवाद स्थापित करना और भारतीयों की समस्याओं को उन तक पहुंचाने का काम जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने किया। कब बना साहब? 1866 में, 1866 में, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनता है। फिर आ जाता है साहब 1876 का इंडियन एसोसिएशन। बनाते कौन है साहब? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि भाई ये जो इंडियन एसोसिएशन था ना, इसने भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। और एक और इसने इंपॉर्टेंट काम किया साहब, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी ना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी, उसके अंदर भी इसका बड़ा योगदान था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है कि भाई जो यूरोपीय हैं उनके ऊपर जो है अब हम देख सकते हैं कि साहब जो भारतीय जज है वो भी सुनवाई कर सकते हैं। तो इसको लेकर जो है यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर हड़कंप मच जाता है कि भाई भारत हमारे कोई इक्वल थोड़ी है, भारतीय हमारे थोड़ी इक्वल है, इनकी सुनवाई हम नहीं सुनेंगे। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है और ये जो इंडियन एसोसिएशन थी वो अपना बहुत बड़ा योगदान इसमें देती है। कौन व्यक्ति थे साहब? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 1883 में यानी कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले एक और संगठन बनता है साहब, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बनाते कौन साहब? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और फिर जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कुछ ही सालों बाद जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो साथ का साथ कांग्रेस के अंदर ही मर्ज हो जाता है। तो इनको अपन याद कैसे रखेंगे? तो पहला याद रह जाएगा साहब LD, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। फिर BBA, द्वारकानाथ टैगोर, तो द्वारकानाथ टैगोर के 2 हो गए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव, अपने को याद रखना साहब मनमोहन घोष। और क्या याद रखोगे? और रखेंगे साहब WC बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो अपने दादा भाई नारोजी वाला, इंडियन एसोसिएशन तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में बना और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनवाया। किस वर्ग के लिए था ये याद रखना है। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा साहब पहला राजनीतिक संगठन। चले साहब, तो ये थे अपने कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन जिनके ऊपर अपन ने चर्चा करी। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते साहब कांग्रेस की स्थापना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था साहब एओ ह्यूम। फोटो देखी होगी आपने अभी। एओ ह्यूम नाम का व्यक्ति जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उनको पत्र लिखता है और बोलता है भैया राजनीतिक चेतना के अंदर तुम भी जगो। और इस पत्र के बाद वो लॉर्ड डफरिन के पास जाता है और पूछता है कि डफरिन साहब क्या हमें एक राजनीतिक संगठन बनाने की अनुमति मिलेगी? तो डफरिन साहब कहते हैं हाँ बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डफरिन को ये बात पता नहीं थी कि भाई ये जो इतना बड़ा संगठन बनने वाला है वो पूरे के पूरे ब्रिटिश लोगों के यानी ब्रिटिश राज की नाक में दम करने वाला है। अब डफरिन साहब अनुमति दे देते हैं। तो एओ ह्यूम साहब जो है अब वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब करते हैं साहब? दिसंबर 1885 के अंदर। 1885 के अंदर पहला कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। पहले ये अधिवेशन जो है वो पूना में होने वाला था, पर बाद में पूना के अंदर प्लेग फैलने की वजह से इसका जो है लास्ट मोमेंट के ऊपर इसका जो जगह जहां पर होने वाला था वो चेंज कर दी जाती है और अब ये होने वाला था साहब बंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो देखते हैं साहब कब, क्यों, कौन और कहां के कॉन्सेप्ट में कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। सब देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब होती है? 1885 में, दिसंबर 1885 में। चलो अब देखो भाई कब, क्या, कौन के कहां में साहब कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो पहले तो एक बात सुनो भाई ध्यान से। कांग्रेस की स्थापना होती है साहब 1885 दिसंबर के अंदर। करते हैं कौन? एओ ह्यूम। तो ये एओ ह्यूम कौन थे यार? ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे जो सोचते हैं साहब राजनीतिक चेतना जगाने के लिए जो हम एक पूरी तरीके से संगठन बनाते हैं। साहब इसका पहला अधिवेशन होने जा रहा था। पहले कहां अधिवेशन होने जा रहा था? पहले इसका अधिवेशन होने जा रहा था पूना के अंदर, पर प्लेग फैलने की वजह से अब इसका अधिवेशन कहां हो रहा था? तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां पर भैया? बंबई के अंदर। तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई के अंदर।
अब भाई अधिवेशन हो रहा है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी बनेगा भाई। तो हाँ भाई, पहले अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। कौन बनते हैं, याद कर लो साहब, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना के समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है साहब। कौन थे वो, तो अपने को याद रखना है साहब, लॉर्ड डफरिन का नाम। लॉर्ड डफरिन जो थे कांग्रेस के समय पर गवर्नर जनरल थे। अब याद रखनी साहब, ये कांग्रेस की जो है स्थापना हो जाती है और 72 सदस्य जो है इस कांग्रेस के इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। इन 72 सदस्यों में से जो इंपॉर्टेंट सदस्य थे वो थे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। अब साहब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, पर कांग्रेस को लेकर भी अब क्रिटिसिज्म जो है ना वो फैल रहा था। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई जो आप मानो कांग्रेस से एंटी धड़ा था, यानी जो कांग्रेस का आप अपन आगे जाके देखेंगे साहब, जो गरम दल के अंदर तब्दील होते हैं, उनके नेताओं का ऐसा मानना था कि जो कांग्रेस बनाई गई ना, ये तो सुरक्षा वाल्व के तौर पर बनाई गई। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी, उसको दबाने के लिए, कांग्रेस के मतलब लोगों को फंसाने के लिए जो है वो कांग्रेस की स्थापना करी गई। तो जो गरम दल के नेता थे उन्होंने जैसे लाला लाजपत राय साहब, उन्होंने सुरक्षा वाल्व की थ्योरी दी कि भाई कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो कोई खास इंपॉर्टेंट कारणों की वजह से नहीं हुई, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रांति से बचाने के लिए हुई। लेकिन इनके अगर अपन अलग से बोलें, इनके अलावा जो नेता थे, लिबरल लीडर्स की बात कर रहा हूं, जो नरम दल के नेता थे, उनका ऐसा कहना था कि भैया कांग्रेस की स्थापना भले सुरक्षा वाल्व के लिए हो, लेकिन हमने तो अंग्रेजों को उल्टा जो है वो इस्तेमाल कर लिया। वो हमें क्या इस्तेमाल करेंगे, हमने तो उनको लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। उन्हीं की छत्र छाया में रहकर एक संगठन बना दिया और अपनी सारी की सारी बातें भी मनवा ली, और देखो भाई हम कितनी बड़ी राष्ट्रीय चेतना जो है वो जगा रहे। तो सुरक्षा वाल्व की थ्योरी किसने दी साहब, लाला लाजपत राय ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। कब हुई स्थापना, 1885 में। किसने करी, ए.ओ. ह्यूम ने करी, एलेवियन ऑक्टावियन ह्यूम। अच्छा, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। फिर बात बताओ भैया, पहला इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है कहां पर, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले इंपॉर्टेंट अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। गवर्नर जनरल उस टाइम पर कौन थे, लॉर्ड डफरिन। 72 सदस्य आए और सुरक्षा वाल्व की थ्योरी किसने दी, तो लाला लाजपत राय ने। अब एक दो फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूं साहब कांग्रेस से रिलेटेड, जो आपको याद रखने। कांग्रेस का नाम जो है ना वो पहले इंडियन नेशनल यूनियन होने वाला था, पर बाद में हमें देखने को मिलता है साहब दादा भाई नारोजी के कहने पर इसका नाम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ता है। क्यों, कांग्रेस कहां से आया शब्द, तो अमेरिका की जो कांग्रेस थी उससे इंफ्लुएंस होकर जो है इसका नाम रखा जाता है। अब देखो, सबसे ज्यादा हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो कांग्रेस के अधिवेशनों से देखने को मिलते हैं। और अपन क्या करेंगे, पूरे हिस्ट्री के अंदर जैसे अपन ईयर बाय ईयर चल रहे हैं, अपन कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं, तो अपन 1885 से लेकर उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन से उनके अध्यक्ष थे उनको देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक के साथ बिल्कुल याद करेंगे सब। देखो, अब एक चीज लिखता हूं, अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आ जाएगी। ब क म ई ब क न, ब क न। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो याद कर लो साहब, 1885, फिर 86, फिर 87, फिर 88, 79, 90 और 91। तो ये बात क्या कर रहा हूं साहब, ये मैं आपके कांग्रेस के अधिवेशन 1900 तक के जो अधिवेशन है उनके बारे में आपको बात बता रहा हूं। 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो है ना, हम हर एक अधिवेशन को कालक्रम के अनुसार देखेंगे, पर 1900 तक के जो अधिवेशन थे उनको अपन एक ही लाइन के अंदर याद करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के शुरुआती जो अधिवेशन थे वहां से हमें क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भाई ब से कौन सा, तो बंबई। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ भैया, बंबई में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ साहब, कलकत्ता में हुआ। तीसरा अधिवेशन अपन देखते हैं साहब कहां पर होता है, तीसरा अधिवेशन कहां होता है साहब, मद्रास के अंदर। कहां होता है साहब, मद्रास के अंदर। फिर चौथा अधिवेशन कहां होता है साहब, इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर, ये आ गया ना साहब, इलाहाबाद। पांचवा अधिवेशन हमें देखने को मिलता है वापस से बंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर उसके बाद देखने को मिलता है साहब नागपुर के अंदर। कहां भैया, नागपुर के अंदर। तो ये क्या याद रखोगे साहब, ब क म ई बकन, ब क म ई बकमन। 85, 86, 87, 88, 19, 90, 91 याद रह जाएगा साहब, ब क म ई बकन। अब भाई इन अधिवेशनों के जो इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं साहब, WC बनर्जी। फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं साहब, दादा भाई नारोजी। उसके बाद अगर अपन अध्यक्ष की बात करें तो अपन को याद रखना है साहब तैयब जी का नाम। फिर अगर अपन इलाहाबाद में अध्यक्ष की बात करें तो अपने को याद रखना है साहब जॉर्ज जूल, जो पहले अंग्रेजी तौर पे देखने को मिलते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है साहब बर्डनबर्ग, और फिर उसके बाद कलकत्ता के अंदर हमें देखने को मिलता है साहब फिरोज शाह मेहता। और फिर हमें नागपुर के अंदर लास्ट में देखने को मिलता है किसका नाम, आनंद चार्लू का नाम।
किसका नाम साहब? आनंद चार्लू का नाम। तो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे, अपने को इसका क्रोनोलॉजिकली चीजों को याद रखना है, जब याद रखेंगे तभी चीजें अपने याद रहेंगी। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के? तो देखो भाई, एक तो इंपॉर्टेंट अधिवेशन आप याद कर लो साहब, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्यों भैया? इस बेलगांव अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बेलगांव अधिवेशन के समय पर अध्यक्ष कौन बनते हैं? हमारे प्यारे महात्मा गांधी। एक तो ये याद रखोगे। इसके अलावा अधिवेशनों की बात करें तो 1929 का जो अधिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया उस अधिवेशन के अंदर, लाहौर अधिवेशन के अंदर हमें पूर्ण स्वराज की घटना देखने को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू जो है उसके अपने अधिवेशन के अध्यक्ष। अच्छा देखो, अधिवेशनों की बात आती है ना, तो आपको याद रखने एक और अधिवेशन, कौन सा? 1938 का। 1938 का हरिपुरा सेशन। क्या हुआ भैया हरिपुरा सेशन में? हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो अपनी सरोजिनी नायडू। तो ये सारी की सारी बातें थी कांग्रेस के अधिवेशन की। हमें कहानी पता है, फैक्ट पता है, सब ट्रिक पता है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।